हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के यातायात। इससे पहले हमने इस हस्तलिखित नोट्स के कुछ वीडियो समाप्त कर चुका हूं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के शेष वीडियो को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। और यह वीडियो, ये नोट्स जो बनाया गया है, आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार देखेंगे, तभी आपको कुछ चीज़ें यहाँ से याद हो पाएंगी। जैसे नोट्स आप तैयार करते हैं उसी तरह से पढ़ते हैं बार बार, तो तैयार किया हो जाता है। वैसे बहुत ही अच्छे, बहुत ही आसान में ये चीज़ें तैयार की गई है, तो आप यहाँ से वीडियो को बार बार देख करके तैयारी कर सकते हैं। कुछ ना समझ में आ रहा है क्या है इसमें, आप कमेंट बॉक्स में आप हमें राय भी दे सकते हैं, तो हम उस पर सुधार करेंगे। और कौन सी अगली वीडियो आपको पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट, तो हम वो भी अगले वीडियो में लाएंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाइएगा। ये सारे एग्ज़ाम, मतलब कि हर एक कंपटीशन के लिए पूछे जाने वाले यहाँ से सारे प्रश्नों को हल किया गया है, बताया गया है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाइएगा। चलिए, भारत के यातायात के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बंदरगाहों के बारे में जानेंगे। भारत के यातायात के बंदरगाह, तो जो बंदरगाह हैं, ये कांडला पोर्ट कहाँ पर है? कांडला पोर्ट ये गुजरात में है। मुंबई पोर्ट और नेहरू पोर्ट ये महाराष्ट्र में है। ये मानव निर्मित है, अर्थात ये कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई पोर्ट और नेहरू पोर्ट। कांडला पोर्ट जो है गुजरात में, मुंबई पोर्ट, नेहरू पोर्ट ये महाराष्ट्र है और ये कृत्रिम बंदरगाह है। और ये है जो मोरमागांव पोर्ट, ये गोवा में है। और न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में। कोचीन पोर्ट ये केरल में। अरब सागर की रानी भी कहा जाता है कोचीन पोर्ट को। क्या कहा जाता है? हम इसे अरब की रानी भी कहते हैं। आगे जानेंगे जो इग्नोर पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट और तूतीकोरिन पोर्ट ये तमिलनाडु में है। इग्नोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश। पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा में है। हल्दिया पोर्ट और कोलकाता पोर्ट ये वेस्ट बंगाल में है। कांडला बंदरगाह गुजरात, तो कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में स्थित है। ये विभाजन के बाद विकसित है। ये विभाजन के बाद विकसित किया गया कांडला बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय नाम बदला, मतलब कि अब कांडला बंदरगाह को हम दीनदयाल उपाध्याय नाम से जाने जाते हैं, ये चेंज कर दिया गया था। और ये कर मुक्त व्यापार कपास, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए, यहाँ से मतलब कि इस बंदरगाह से कर मुक्त व्यापार किया जाता है, कपास का, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक। कांडला बंदरगाह का नाम को बदल करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया और इसका विभाजन के बाद इसे विकसित किया गया था। मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह और भारतीय कृषि व्यापार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को। व्यापार उर्वरक, पेट्रोलियम, कपास, ऑटोमोबाइल आदि इसी बंदरगाह से किए जाते हैं। मतलब जो मुंबई बंदरगाह से कौन से व्यापार होते हैं, तो उर्वरक हुआ, पेट्रोलियम, कपास, ऑटोमोबाइल आज का व्यापार हम मुंबई बंदरगाह से करते हैं। और मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारतीय कृषि व्यापार का प्रवेश द्वार भी मुंबई बंदरगाह को कहते हैं। मुंबई बंदरगाह जो है सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। इसके अन्य जैसे कि और अन्य इसके विकल्प हैं। नेहावा बंदरगाह, इसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम पोर्ट भी नेहावा बंदरगाह को कहते हैं और सर्वाधिक तकनीकी वाला पोर्ट भी। और मुरमागांव पोर्ट क्या है? मुरमागांव पोर्ट ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है और गोवा का मुख्य पोर्ट है। इसमें ट्रेड है, जैसे नारियल, मतलब कौन से व्यापार किए जाते हैं? नारियल, मछली, लोहा अयस्क, पान के पत्ते, हम इस बंदरगाह से करते हैं, मुरमागांव पोर्ट से। आगे जानेंगे न्यू मैंगलोर बंदरगाह।
न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो कर्नाटक में स्थित है, लौह अयस्क काफ़ी का नियति मतलब कि लौह अयस्क और काफ़ी का व्यापार किया जाता है। कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है। केरल में स्थित होने का कारण इसे हम प्राचीन बंदरगाह भी कहते हैं। पश्चिमी व्यापार को नियंत्रित करता है। पश्चिमी व्यापार को नियंत्रित ट्रेड जो है मसाले, मछली और उर्वरक, चमड़े की वस्तुएं का किया जाता है। मतलब कोचीन बंदरगाह से कौन से व्यापार होते हैं, तो मसाले, मछली, उर्वरक, चमड़े की वस्तुएं का व्यापार। और कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है, ये प्राचीन बंदरगाह के अंतर्गत आता है। कोलकाता बंदरगाह जो वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता बंदरगाह जो वेस्ट बंगाल में पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह होता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित है और इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कोलकाता का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कहते हैं, लेकिन ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह हुगली नदी के किनारे। हल्दिया बंदरगाह जो कोलकाता में स्थित है, इसकी प्राकृतिक बंदरगाह है। चावल, जूट, उर्वरक, चाय आदि का व्यापार यहीं से होता है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह जो उड़ीसा में स्थित है, ये प्राकृतिक बंदरगाह लेकिन आप आसपास की जगह कृत्रिम है। मतलब ये प्राकृतिक बंदरगाह है लेकिन जो आसपास के इसके क्षेत्र बनाए गए ये मानव के द्वारा बनाए गए। यहाँ से व्यापार कौन से होते हैं, तो व्यापार किया जाता है लौह अयस्क, जूट, उर्वरक, पेट्रोलियम के व्यापार यहाँ से किया जाते। तो प्रायद्वीपीय बंदरगाह उड़ीसा में, हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसमें व्यापार होते हैं सीमेंट, तंबाकू, उर्वरक, चमड़े की वस्तुएं का व्यापार किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। इग्नोर बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में है। यहाँ पे संचालन किया जाता है ये प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। मतलब कि जो इसका संचालन है ये कोई प्राइवेट कंपनियां इसको संचालित करती हैं। और चेन्नई बंदरगाह जो तमिलनाडु में है, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में भारत का कृत्रिम बंदरगाह श्रीलंका के साथ व्यापार किया जाता है। चेन्नई बंदरगाह जो है तमिलनाडु में भारत का कृत्रिम बंदरगाह है और जो व्यापार किया जाता है ये श्रीलंका के साथ। तूतीकोरिन बंदरगाह ये तमिलनाडु में स्थित है, भारत का सबसे दक्षिण पोर्ट है। मतलब कि भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। श्रीलंका के साथ व्यापार का संचालन होता है। यहाँ से प्रत्येक सप्ताह अमेरिका से कंटेनर जाता है और इसका जो नया नाम है इसका नाम परिवर्तित करके चिदम्बरम नार पिल्लई बंदरगाह कर दिया गया है। भारत में रेलवे का विस्तार, इसमें हम जानेंगे अब भारत के रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियो कुछ लाभदायक लग रहा है तो भी बताइए कमेंट में कि कैसा है, यूजफुल है या कैसे, बताते रहें। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। और इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा तभी आप ये सब चीज़ें याद भी हो पाएंगी। भारत में रेलवे का जो विस्तार है इसको शुरू किया गया था डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में। मतलब कि जो भारत में रेलवे का जो विस्तार किया गया ये डलहौजी के समय में शुरू किया गया था, लेकिन सन 1853 था। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन फरवरी 1985 को चलाई गई थी। एशिया की भी पहली विद्युत रेल मुंबई टू हरबेर क्या लिखा है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक, लंबाई 1500 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है यह हुबली कर्नाटक, जिसकी लंबाई 1500 मीटर है। रेलवे जंक्शन एक से ज़्यादा लाइन आकर जोड़ती है, उसी को हम रेलवे जंक्शन कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो अर्थात USA में है। विश्व का सबसे बड़ा
रेलवे जंक्शन शिकागो यूएसए में। भारत का सबसे बड़ा मथुरा में रेलवे लाइन चौड़ाई के आधार पर छोटी लाइन और मध्यवर्तीय लाइन और बड़ी लाइनें होती हैं। इनकी जो चौड़ाई देखा जाए तो 0.67 से लेकर के, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर बनाई जाती है, और इसकी चौड़ाई लगभग 120 हुई होती है, और मैदानी भागों में इनका निर्माण किया जाता है। और बड़ी लाइन जो होती है इसकी चौड़ाई 1.67 होता है, जिसको इसकी लाइनें बनाई जाती हैं बड़ी लाइनों का। और विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन जो है ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन होती है, जो रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी या लंबी रेलवे, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है ये ट्रांस साइबेरियन रूस में है, और सेंट पीटर्सबर्ग रूस जो से, मतलब कहाँ से है, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्तोक रूस तक है। मतलब रूस, अर्थात इसकी जो लंबाई है 9289 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबी रेलवे लाइनें जो होती हैं ये डिब्रूगढ़ असम से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है, 4234 किलोमीटर। उस ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस है। मतलब कि भारत की सबसे लंबी रेलवे का नाम विवेक एक्सप्रेस है, जिसकी विवेक एक्सप्रेस है, और ये सबसे लंबी रेलवे लाइन है, जिसकी किलोमीटर में बात करेंगे तो 4234 किलोमीटर डिब्रूगढ़ असम से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। रेलवे जोन की बात किया जाए तो टोटल 18 रेलवे जोन हैं। भारत में रेलवे जोन की संख्या लगभग 18 है। पहला जोन जो है ये 1951 में बना था, साउथ जोन। पहला जोन 1951 में बना था, जिसे हम साउथ जोन के नाम से जानते थे, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई था। अब यहाँ पे जो जोन है, यहाँ पर इन जोनों के बारे में जान सकते हैं। तो इसको कुछ ऐसे करके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम करके बांटा गया है। तो उत्तर में देखा जाए तो दिल्ली, और दक्षिण में चेन्नई, और इसके बीच में जो है जोन, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर और इसका सिकंदराबाद है। फिर इसका ईस्ट और वेस्ट में बात किया जाए तो वेस्ट में मुंबई, फिर कोलकाता, इसके मध्य में हाजीपुर आता है। नॉर्थ ईस्ट में गोरखपुर है, और साउथ वेस्ट में हुबली है, और साउथ ईस्ट में कोलकाता, और नॉर्थ वेस्ट में जयपुर आता है। तो इन सारी चीज़ों को, अब यहाँ पे NE सीमांत रेलवे गुवाहाटी असम, और ईस्ट में तटीय रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा, कोलकाता मेट्रो कोलकाता वेस्ट बंगाल, और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है ये सियासी जम्मू कश्मीर में है, जो चिनाब नदी पर बना है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज सियासी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना। और ना ही जो होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और BRO, ये 7 मई 1960 को इसकी स्थापना किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। BRO का हेडक्वार्टर दिल्ली में, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को की जाती है। और मैक्सिमम NH वाला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। मतलब कि नेशनल हाईवे, सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे UP उत्तर प्रदेश में, और मैक्सिमम सड़कों वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर मैक्सिमम सड़क वाला राज्य की बात किया जाएगा तो ये महाराष्ट्र आता है। भारत के मुख्य नेशनल हाईवे NH 44 जो है ये श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी है, और ये उत्तर दक्षिण की कॉरिडोर इसे कहा जाता है। उत्तर दक्षिण का कॉरिडोर NH 44 को कहा जाता। श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी, जिसकी लंबाई देखा जाए 4112 किलोमीटर है। NH 27 ये सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक है, जिसकी लंबाई 3507 है। सिलचर जो असम है और पोरबंदर गुजरात में। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भी इसे हम कहते हैं, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भी कहते हैं, जिसकी लंबाई की बात किया जाएगा तो 3507 किलोमीटर
सिलचर असम से लेके पोरबंदर गुजरात तक फैला हुआ है। नोट ये बात है इसमें कि जो पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण कॉरिडोर गलियारा एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। NH-48 जो दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक फैला हुआ है, NH-48 जिसकी लंबाई 2807 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के 4 बड़े नगरों को 6 लाइनें हाईवे से जोड़ना ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत आता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ना ये क्या है, यही चतुर्भुज योजना है। विश्व का सबसे ऊंचा हाईवे मनाली लेह राजमार्ग, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 4000 मीटर ऊंचाई पर, और विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है ये दम चौक से चसूमले लद्दाख में स्थित। ऊंचाई की बात करेंगे तो ये 13,300 फीट, लंबाई 52 किलोमीटर है। हरित राजमार्ग ग्रीन, शुरुआत इसकी 2015 में किया गया था। ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट के तहत उपग्रह भुवन व गगन उपग्रह इसकी निगरानी भी करते हैं। कौन से उपग्रह? हरित राजमार्ग नीति के अंतर्गत शुरुआत हुई 2015 में ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट के तहत, और उपग्रह जो होते हैं भुवन व गगन उपग्रह इसकी निगरानी भी करते हैं। भारतमाला परियोजना जो 2017-18 में शुरू किया। सेतु भारत परियोजना 7 मार्च 2016 को शुरू हुआ था। सेतु भारत परियोजना सबसे छोटा NH-47 है जो केरल में है। इसकी लंबाई 5009 किलोमीटर है। नवीकरणीय संसाधन ये असीमित संसाधन, और अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं ये सीमित संसाधन होते हैं। अनवीकरणीय ये सीमित संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन ये जो होते हैं नवीकरणीय ये असीमित होते हैं, मतलब इनको जितना उपयोग करेंगे कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं ये सीमित संसाधन होते हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण, जो कोपेन ने सर्वप्रथम, अब हम इसमें ये जानेंगे कोपेन जलवायु संरक्षण के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था। तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोपेन ने सर्वप्रथम विश्व को 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया था। कोपेन ने जलवायु को सर्वप्रथम 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। 1931-1936 में संशोधन भी किया। जलवायु क्षेत्रों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित चरों का प्रयोग किया: मासिक और पार्श्विक औसत, तापमान, और मासिक एवं वार्षिक वर्षा, वनस्पति। कोपेन ने बाद में 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया, जिसे हम अंग्रेजी के ABCDE से प्रदर्शित करते हैं। पुनः 9 उप जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया और उनको MWSHGF से प्रदर्शित किया गया। जलवायु के प्रकार, वर्ण, संकेतक एवं उनके क्षेत्र, से लघु शुष्क क्षेत्र के AMO, ये है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी शुष्क ग्रीष्म ऋतु AS, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, और उष्णकटिबंधीय सवाना AW, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग, और अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आता है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु ये BSHW, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजमार्ग व पंजाब का कुछ भाग। गर्म स्थान या गर्म मरुस्थल जो होते हैं BSHW, राजस्थान सबसे पश्चिमी भाग है। शुष्क शीत ऋतु CWG, ये गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश। लघु ग्रीष्म जो होते हैं शीत आर्द्र ऋतु होता है उत्तर अरुणाचल प्रदेश में। ध्रुवीय प्रकार के अंतर्गत जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आते हैं। और ये विश्व का भूगोल है। तो विश्व के भूगोल की जो वीडियो है हम अगले क्लास में देखते हैं। तो आज के लिए
बस इतना ही आज के लिए, बस इतना पढ़ते हैं। जब तक आप पढ़ते रहें और इसको बार बार रिवीजन भी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो उतना ही याद होगा और तैयार भी होगा। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है, जैसे कि नोट्स को आप बार बार पढ़ते हैं तो याद होता है, ऐसे इस वीडियो को आपको बार बार देखना होगा, तभी आपको यहाँ से तैयार हो पाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।